वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटनासार मासिक समसामयिकी की क्लास में हम लोग मई 2023 का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और वो सब वन लाइनर फॉर्म में होंगे और सभी करंट अफेयर्स हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे, यानी कि एक कैटेगरी के क्वेश्चंस हम एक बार में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस कैटेगरी के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन और कैंपेन्स हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला हमारा है, मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। तो मोचा चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? तो म्यांमार देश को प्रभावित किया है। तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो आपको पता है कि भारत का जो है पड़ोसी देश है म्यांमार, तो उसकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है। ठीक है, तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है और किस चीज़ से जो है प्रभावित है? तो ये आपके मोचा चक्रवात से प्रभावित है म्यांमार देश। नेक्स्ट हमारा है, जांच एजेंसी एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों और गैंगस्टरों तथा ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो आपको पता है एनआईए आतंकवादियों से संबंधित जो है मामलों की जांच करती है। तो इसके अलावा गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को पता लगाने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त जो है चलाया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया है कहाँ पे? तो ये प्रारंभ किया गया बिहार में। उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना द्वारा युद्ध क्षेत्र में ऑटोमेशन निगरानी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? तो जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक निगरानी के लिए प्रोजेक्ट संजय स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। तो आपको पता है कि महाभारत में एक संजय थे जो युद्ध का आंखों देखा हाल जो है महाराज को बताते थे, धृतराष्ट्र को। ठीक है ना, तो उसी जो है तर्ज पे जो है इसे प्रोजेक्ट संजय को स्टार्ट किया गया है ऑटोमेटिक निगरानी करने के लिए युद्ध क्षेत्र की। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों में अदावा, अदावा क्या होता है? यानी कि जिस पर किसी व्यक्ति ने दावा ना किया हो, जो राशि जो है बैंक में जमा हो, यानी कि बिना दावे के जमा राशि का पता लगाने और निपटान करने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिन 100 भुगतान अभियान प्रारंभ किया है। जो आपकी अदावा राशि है, यानी कि जो जिन ऐसी राशि जिसके जो है कोई दावेदार नहीं है, यानी कि उस राशि को जमा करने के बाद हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो या वो लोग भूल गए हों। ठीक है, 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसमें ये है कि 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना है, तो ये प्रारंभ किया गया आपका हमार सुघर लायका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो जो आपका ग्राम पंचायत स्तर है वहाँ पे डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए समर्थ अभियान प्रारंभ किया गया है, लखनऊ से प्रारंभ किया गया। और किसने प्रारंभ किया? केंद्रीय मंत्री जो है आपके गिरिराज सिंह ने। ठीक है ना, तो ये हमारे महत्वपूर्ण अभियान थे। अब हम लोग देखेंगे आपके मई महीने में जो आपके महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं लॉन्च हुई हैं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा। पहला हमारा है, जापान में नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो जापान देश में नर्सिंग क्षेत्र में जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। और ये किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना, उद्देश्य होगा जापान में जो आपके नर्सिंग क्षेत्र हैं वहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराना। अगला हमारा है, हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सक्षम नाम का एक लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली ये प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है ये प्रारंभ की जाएगी आपके झारखंड में। अगर आपको पता हो कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य है सुगम तरीके से ग्रामीण परिवहन को संचालित करना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ पे? झारखंड राज्य में। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य ने प्रारंभ किया है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा
और उसके बाद जो है इस योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 29 साल के युवा जो है इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर की सहायता से पहल योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो उद्देश्य भी आपको याद रखना है और किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया ये भी, क्योंकि ये योजना जो आपकी पहल योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना और आईआईटी कानपुर की सहायता से पहल योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो एक आपकी योजना है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको वायुयान से तीर्थ यात्रा जो है कराई जाएगी और ये प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी, तो एनईपी सारथी योजना किसने प्रारंभ की? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय ही प्रारंभ करेगा, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखना, एनईपी सारथी नाम की योजना प्रारंभ की गई। आपसे योजना का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना ये प्रारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए, जो आपके स्पेशल जो आपके चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रारंभ किया गया है निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसके प्रारंभ किया गया। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जो आपके मई माह में प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, पहला हमारा है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो बच्चों के लिए जो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड है ये लॉन्च किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किस कार्यक्रम के तहत इसे प्रारंभ किया गया? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसे प्रारंभ किया गया है, डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई जिसका नाम है बिग कैचअप पहल। ठीक है, तो बिग कैचअप पहल ये क्यों स्टार्ट किया गया? बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा जो भविष्य में आपकी महामारी आएगी उनसे लड़ने के लिए PRET पहल, ये दो पहल प्रारंभ की गई है किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए बिग कैचअप पहल और भविष्य में जो बीमारी आएगी उन बीमारियों से महामारियों से लड़ने के लिए PRET पहल जो है ये प्रारंभ किया गया WHO के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है मध्यम लघु और सूक्ष्म मंत्रालय, जो आपका MSME मंत्रालय है, इसके द्वारा BIZ AMP नाम का पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो BIZ AMP नाम का एक पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो ये आपका पहला आउटरीच प्रोग्राम है ये नागालैंड में प्रारंभ किया गया। और किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? मध्यम लघु और सूक्ष्म मंत्रालय। ठीक है ना। किसके द्वारा विशेष नाम की एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की गई है? तो खुदरा बैंकिंग पहल जिसका नाम क्या रखा गया है? विशेष जो है इसका नाम रखा गया है और इसे प्रारंभ किया गया HDFC बैंक के द्वारा। ओके, अगला हमारा है अंतरिक्ष विज्ञान में जागरूकता के लिए स्टार्ट कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अंतरिक्ष से संबंधित जो है भारत की जो संस्था है वो है आपका ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसने जो है स्टार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया है। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? एन ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, जो आपका रेड कलर का है इसी से आपका ये स्टार्ट बनाया गया है। ओके, तो ये आप देखें स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है आपके ISRO ने। अगला हमारा है किस राज्य ने पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया है। आंगनबाड़ी के क्षेत्र बच्चों के लिए राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी, ये कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो ये प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये आपके कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है,
भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया गया? तो बांग्लादेश के साथ जो है मिलकर के अब बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप आपके इंडिया में आएंगे अपना काम संभालने के लिए, और 50 स्टार्टअप भारत से कहाँ पे जाएंगे? तो वो आपके बांग्लादेश में जाएंगे अपना काम बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ भारत ने प्रारंभ किया है। अगला हमारा है, सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया? तो सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट ये जो है विकसित किया जाएगा कहाँ पे? तो ये विकसित किया जाएगा असम राज्य में। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह, इन तरीके की जो आपकी गैर संचारी रोग हैं इनके पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? तो इसके लिए एक पहल प्रारंभ की गई जिसका नाम है 75/25। ठीक है ना, तो जो आपके उच्च रक्तचाप या फिर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और आपके जो मधुमेह है, ठीक है, इन सब बीमारियों से जो है लड़ने के लिए जो पहल प्रारंभ की गई उसका नाम है 75/25। ठीक है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल जो है ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो साहस पहल जो है ये प्रारंभ किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए जो कार्यस्थल है उसको सुरक्षित बनाना इसका उद्देश्य है। किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लवकुश वाटिका प्रारंभ किया गया कहाँ पे? तो ये प्रारंभ किया गया है राजस्थान राज्य में। ठीक है ना, तो राजस्थान राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लवकुश वाटिका प्रारंभ की जा रही है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल कहाँ पे प्रारंभ की गई? ठीक है, प्रयोगदारी यानी कि शासन आपके द्वारा आप समझ सकते हैं। ये पहल प्रारंभ की गई कहाँ पे? शासन प्रयोगदारी नाम से। तो ये प्रारंभ की गई आपके महाराष्ट्र राज्य में। इसका उद्देश्य जो सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान थे। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जो आपके मई महीने की इम्पोर्टेंट जो आपकी नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो आपका LIC है, इसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो LIC के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है ना, LIC की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि LIC की स्थापना कब हुई थी। तो सिद्धार्थ मोहंती को इनका अध्यक्ष बनाया गया है LIC का। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी एक मोहंती हैं, इसीलिए दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। तो याद रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है AK मोहंती, और LIC के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया AK मोहंती को। भारतीय सेना के अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जो आपकी सेना है, जो सारी सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इन सब का जो मुख्य जो आपका एक जो क्षेत्र बनाया गया है वो आपके कहाँ पे बनाया गया? अंडमान और निकोबार में बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके साजू बालकृष्णन। ठीक है, तो साजू बालकृष्णन को 17वां कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। इटली के जो लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है गुकी, ठीक है, गुची, तो इसने जो है अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो गुची का जो आपका वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है वो आपकी भारत की एक्ट्रेस जिनका नाम है आलिया भट्ट, इन्हें बनाया गया है। हाल ही में ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे नाम आप जरूर याद रखना ट्विटर के CEO की। ठीक है ना, तो इनका नाम है लिंडा याकारिनो। तो लिंडा याकारिनो को जो है ट्विटर का नया CEO बनाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो आपका CBI है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नया निदेशक जो बनाया गया है CBI का वो है आपके प्रवीण सूद। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि CBI के जो आपके प्रथम आपके निदेशक थे वो कौन थे? ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है आपके प्रवीण सूद को बनाया गया CBI का निदेशक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये पहले नामित किए गए थे, अब इन्होंने अपना पद संभाल लिया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मनोज सोनी। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जो आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं रवनीत कौर। ठीक है, तो रवनीत कौर को
आपके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी आपको पता है कि कर्नाटक में अभी चुनाव हुए थे, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सिद्धरमैया, और उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो डी.के. शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री का पदभार प्रदान किया गया है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके सिद्धरमैया, और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार हैं, आपको पता होगा। हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया? तो आपको पता है कि किरण रिजिजू क्या थे? तो ये आपके कानून मंत्री थे, लेकिन अब इन्हें इस पद से हटा दिया गया है। इन्हें अब जो है कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो इन्हें दिया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो कि पहले किसके पास था? तो पहले था ये आपके जितेंद्र सिंह के पास था, लेकिन अब जो है किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। जबकि कानून मंत्री कौन बनाया गया? तो कानून मंत्री भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन मेघवाल को वर्तमान में नया कानून मंत्री बनाया गया है। ठीक है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है स्पोर्ट्स से संबंधित। इसने अपना टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है किसको? सानिया मिर्ज़ा को। तो सानिया मिर्ज़ा आपको पता है कि ये आपकी संन्यास ले चुकी हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया, ठीक है, तो ये आपके पूरे वर्ल्ड का नहीं, जो एशिया का जो आपका बास्केटबॉल महासंघ है, इसका अध्यक्ष पद पर कौन चुने गए हैं जो भारतीय हैं? तो ये चुने गए हैं डॉक्टर के गोविंदराज। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया क्षेत्र के लिए जो है अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं डॉक्टर के गोविंदराज, और ये पहले भारतीय हैं जो इस पद पर चुने गए हैं। त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? तो ये बनाया गया है सौरभ गांगुली को। ठीक है ना। तो सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया किससे? तो ये बनाया गया है आपके परमिंदर चोपड़ा। ये पहली बार कोई महिला है जो इस पद पर नियुक्त की गई हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपके सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सीवीसी जो है बनाए गए हैं, जो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो बनाए गए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। सैंटियागो पेना को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो सैंटियागो पेना ये जो है चुने गए हैं पराग्वे के नए राष्ट्रपति। ठीक है। तो पराग्वे के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं सैंटियागो पेना। रेसेप तैयप एर्दोगन ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये पहले से ही तुर्की के राष्ट्रपति थे, अब फिर से जो है तुर्की का जो नया राष्ट्रपति चुना गया है वो इन्हीं को फिर से चुन लिया गया है, रेसेप तैयप और एर्दोगन को। ओके। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र माइग्रेशन एजेंसी की प्रथम महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पहली बार कोई महिला निदेशक बनी है आपका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र माइग्रेशन एजेंसी में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एमी पोप। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र माइग्रेशन एजेंसी की प्रथम महिला निदेशक एमी पोप हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी आपके मई महीने की। अब हम लोग देखेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट इंडेक्स आपके जारी हुए हैं, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मई महीने में, उनसे संबंधित प्रश्नों को। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, यहाँ पे वर्ल्ड फ्रीडम नहीं, ये क्या होगा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें जो है जारी जो किया गया है, इसमें प्रथम स्थान प्रदान हुआ है किसको? तो प्रथम स्थान तो आपका नॉर्वे है, लेकिन भारत का स्थान क्या है? तो 161। जो पिछली वर्ष 2022 में था तो भारत का रैंक क्या था? तो 2022 में जो भारत की रैंक थी वो थी 150, और 2023 में भारत की रैंक को 161 दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है अर्थशास्त्री स्टीव हैंक के द्वारा जारी वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किस देश को प्रदान किया गया? तो सबसे दुखी देश जो है वो आपका जिम्बाब्वे है। ठीक है ना, और भारत इस लिस्ट में 103वें स्थान पर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके। तो अगला हमारा है नीति आयोग वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21। तो नीति आयोग ने जारी की है वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पहले स्थान पे है स्वास्थ्य के मामले में वो आपका केरल है। ठीक है, और छोटे राज्यों में जो शीर्ष स्थान पे है वो आपका
उत्तर प्रदेश है। बड़े राज्यों में जो आपके सबसे निचले स्थान पे वो कौन है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश जो है सबसे निचले स्थान पे है बड़े राज्यों में, जबकि केरल जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 ने, और इसने किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने जारी किया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखना। अगला हमारा है महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जो आपके जारी की गई हैं किस महीने में, तो मई महीने की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला हमारा है ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की गई, तो यूनिसेफ जो संस्था है इसके द्वारा जारी की गई है। तो यूनिसेफ इंपॉर्टेंट संस्था है, तो आप याद रखेंगे ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि कितने परसेंट पुरुष जो है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का यूज़ करते हैं और कितनी महिलाएं, तो पुरुष ऑब्वियसली जो है ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यही आपका इस रिपोर्ट में बताया गया है, यूनिसेफ ने इसे जारी किया है। अगला हमारा है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि जो आपका विश्व आर्थिक मंच है इसने जारी की एक रिपोर्ट जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। इसमें फ्यूचर में जॉब्स किस तरह से चेंज होंगी इसके बारे में बताया गया है। जारी किसने किया है, इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक नवाचार यानी कि इनोवेशन वाला जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य जो है सर्वाधिक इनोवेशन वाला राज्य यानी कि सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट की थीम क्या है, तो मुद्रा और वित्त रिपोर्ट किसने जारी की, तो ये जारी की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने, और इसका जो थीम रखा गया था वो था आपका टुवर्ड्स ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। ठीक है, तो टुवर्ड्स ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया, ये जो है इसका उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये आपके अमेरिका की एक संस्था है USCIRF। ठीक है ना, इसी के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें पहले नंबर पे किसको दिया जाता है, तो हर वर्ष पहले नंबर पे आपका इसमें USA ही रहता है। ठीक है, तो भारत में जो है इन्होंने कंसर्न जो है जताया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, USCIRF रिपोर्ट के अनुसार। द रेस टू नेट ज़ीरो एक्सीलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यूनेस्कैप। तो यूनेस्कैप का जो मुख्यालय है ये आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, तो ये थाईलैंड में है। इसने जो है रिपोर्ट जारी की है द रेस टू नेट ज़ीरो। ठीक है, तो कार्बन को ज़ीरो करना है इसका उद्देश्य, एक्सीलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन एंड इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो ये आपके यूनेस्कैप संस्था ने जारी की। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट आप ध्यान रखेंगे किसने जारी की, तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है आपके कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट। ओके, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी। अब हम लोग देखेंगे मई महीने में जो आपके अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग रैंकिंग जारी की गई है उसके बारे में। तो अभी आपके जर्मनी में आयोजित हो रही थी वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग जो आपकी रैंकिंग थी, और इसका 61वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें भारत के किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया, तो विश्व का जो नंबर 1 जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका फ्रंटियर। ठीक है ना, ये पिछले साल का आपका करंट अफेयर्स था, अभी तक यही आपका नंबर 1 पे है। तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का है, तो ये आपका USA का है। दूसरे नंबर पे आपको अगर पूछा जाएगा तो दूसरे नंबर पे आपका है फुगाकू। ठीक है, तो फुगाकू किसका है, तो फुगाकू आपका जापान का सुपर कंप्यूटर है, ये दूसरे नंबर पे है। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर टॉप 100 में है उसका नाम है ऐरावत, और ये पूरे वर्ल्ड में 75th रैंक पे है। ठीक है, तो 75वीं रैंक पे है ऐरावत सुपर कंप्यूटर जो कि भारत का है। तो दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का ऐरावत सुपर कंप्यूटर शामिल है, और इसकी रैंक क्या है, 75। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वैश्विक मातृ मृत्यु मतलब जो है बच्चे पैदा होने के बाद जो है आपकी जो माता की मृत्यु हो जाती है, मृत जन्म यानी कि जो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, और नवजात मृत्यु यानी कि जो है जन्म के 1 वर्ष के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं वो आपके नवजात मृत्यु होती है। ठीक है, तो इस सूची में पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो इस मामले में भी जो है आपके पहले स्थान पे भारत देश है, जो कि बहुत ही बेकार स्थिति है। आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष
बाजार उधारी के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो बाजार उधारी के मामले में पहले नंबर पे आपका कौन सा राज्य है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य है, जो कि बाजार उधारी के मामले में पहले नंबर पे है। ये आपकी रिपोर्ट रैंकिंग किसने जारी की? तो आरबीआई ने जारी की थी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर्स श्रेणी में शामिल करीमनगर ज़िला किस राज्य से संबंधित है? तो करीमनगर जो है ये आपके संबंधित है किस राज्य से? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। ये आपका डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर्स की श्रेणी में शामिल था करीमनगर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ये जो है रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। एवरेस्ट ग्रुप द्वारा जारी वार्षिक आईटीएस रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो वार्षिक आईटीएस रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो एसेंचर को प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पे आपका भारत की कंपनी है जिसका नाम क्या है? तो टीसीएस जो है ये आपके भारत की कंपनी है। याद रखेंगे आपका किसने जारी की है रिपोर्ट, आपसे पूछा जाएगा कि एवरेस्ट ग्रुप ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार ये रैंकिंग क्या है। ओके, अगला हमारा है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में जो आपका भारत का टाटा ग्रुप है उसको भी शामिल किया गया है और इसका रैंक क्या है? तो ये 20वें स्थान पे है, ठीक है ना। मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की लिस्ट में 20वें स्थान पे आपके भारत की टाटा ग्रुप है। ओके, वित्त वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला है? तो एनपीए प्रबंधन के लिए जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो है आपका पहला स्थान मिला है किसे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, ठीक। तो एनपीए प्रबंधन के लिए आपका पहला स्थान बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया गया। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में जो आपके मई महीने में दिए गए। तो मई महीने के इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छ विरासत एक अभियान जो है भारत में मतलब कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और इसको जो है अभी हाल ही में हुडको पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और ये जो आपका स्वच्छ विरासत अभियान है ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक अभियान है, ठीक। तो हुडको पुरस्कार भी किससे मिला? तो उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 ये प्रदान किया गया किसे? तो ये दिया गया है आपके योगी आदित्यनाथ को। और दिया किसने है? तो दिया है आपके जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसे प्रदान किया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये प्रदान किया गया जेल में जो आपके बंद हैं ईरान की महिला पत्रकार, इन्हें जो है ये समर्पित किया गया ये अवार्ड। कौन सा अवार्ड? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अगर मैं पूछूं आपसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या है, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत की रैंक क्या है और पहले नंबर पे कौन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। ये दोनों आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मई 2023 में किन देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया है? तो जो उन देशों का सर्वोच्च सम्मान है वो किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो कौन कौन से देश थे? तो फिजी ने जो है अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। इसके अलावा जो आपका पापुआ न्यू गिनी थे, जिसके आपके प्रधानमंत्री ने क्या किया था? नरेंद्र मोदी के जो है पैर छुए थे। इन दोनों जो है आपके देशों ने जो है सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो ये दोनों आप देश याद रखेंगे, फिजी भी था और आपका पापुआ न्यू गिनी भी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस्माइल कदारे को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, जरूर याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपका 2022 का था वो किसे दिया गया था? तो वो आपके गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को प्रदान किया गया था। अब की बार का जो है इस्माइल कदारे को दिया गया। और किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो टाइम शेल्टर नाम का एक उपन्यास इन्होंने लिखा था, उसके लिए जो है इस्माइल कदारे को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं अभी आपके आईफा अवार्ड्स जो है घोषित किए गए थे और ये इसका आयोजन हुआ कहाँ पे था? तो आयोजन हुआ था आपके अबू धाबी यूएई यानी कि कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो जो आपकी दृश्यम 2 अभी आपकी फिल्म आई थी दृश्यम 2, ठीक है ना, इस फिल्म को चुना गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म।
इसके अलावा आपका सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन चुने गए, तो आर माधवन जो है, इनकी एक फिल्म आई थी रॉकेटरी नाम से, इसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ आपके डायरेक्टर चुने गए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपके आर माधवन। और बेस्ट एक्टर जो आपके चुने गए वो चुने गए आपके ऋतिक रोशन। किस फिल्म के लिए, तो विक्रम वेदा फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को। किस फिल्म के लिए, तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी कौन, आलिया भट्ट। ओके। मई 2023 में फ्रांस और भारत के मध्य संबंध मजबूत करने के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। तो देखते हैं कि हर 1-2 महीने पे जो है ये आपका फ्रांस अपना सेवेलियर लीजन दी ऑनर किसी न किसी भारतीय को प्रदान करता रहता है। तो अभी जो है आपके किसे दिया गया मई में, तो मई में दिया गया ये आपके एन चंद्रशेखरन को, ठीक है ना, जो कि आपके टाटा कंपनी के जो है क्या हैं, तो ये आपके वहाँ के शायद चेयरमैन हैं, ठीक है, एन चंद्रशेखरन। तो इन्हें जो है प्रदान किया गया सेवेलियर लीजन दी ऑनर, जो कि आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस संस्कृत विद्वान को किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा ब्रिटेन की मानद MBE प्रदान की गई है। तो ये आपके संस्कृत विद्वान हैं, ठीक है, नाम क्या है, डॉक्टर MN नंद कुमार, ठीक है, MN नंद कुमार इनका नाम है। और इन्हें जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन की मानद MBE प्रदान की गई। लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया मारिया स्टेपनोवा को, ठीक है। अगला हमारा है समाजवादी नेता के रूप में योगदान देने के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से जो है पंडित राम किशन को सम्मानित किया गया है समाजवादी नेता के रूप में इनका योगदान देने के लिए, ठीक है। मैन ऑफ द सेंचुरी कौन है, तो ये आपके पंडित राम किशन हैं, ठीक है ना, केरल से वहाँ पे राजस्थान से ये संबंधित है पंडित राम किशन। पहला केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया आपके किसे, तो ये प्रदान किया गया फातिमा असगर को, ठीक है। पहली बार ये केरल शील्ड पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और पहली बार किसे दिया गया, फातिमा असगर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में विजेता कौन रहा। तो इसमें क्या होता है, पुलित्जर पुरस्कार में ढेर सारी आपकी क्या होती है, श्रेणियाँ होती हैं। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट श्रेणी आपका अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी है और इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपका लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये किसे प्रदान किया गया, तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो है 2023 का चुना गया लियोनेल मेसी, जो कि आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है अर्जेंटीना ने क्या जीता था, आपका वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना। उसके कप्तान कौन थे, लियोनेल मेसी। लॉरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता, तो वीमेन ऑफ द ईयर आपकी सील एन फ्रेजर थी, जो कि कहाँ की हैं, जमैका की, ठीक है। तो जमैका की जो है सील एन फ्रेजर को लॉरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ओके। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया, तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ये अवार्ड देती है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये दिया गया आपके प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये आपका बंदरगाह जिसे जो है सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया जो आपका कोच्चि बंदरगाह है, और ये किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है कोच्चि बंदरगाह, तो इसे प्रदान किया गया सागर श्रेष्ठ सम्मान, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में जो आपकी भारत की भगवान भरोसे फिल्म है, ये कहाँ की फिल्म है, राजस्थान राज्य की ये फिल्म है, ठीक है ना। इसे जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। अगला हमारा है यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया। तो स्टार्टअप मिशन किस राज्य का था, तो ये आपके केरल राज्य का है और इसे दुनिया का यानी कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना है स्टार्टअप मिशन किस राज्य का है, तो ये आपके केरल राज्य का है। ओके।
ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार ये प्रदान किया गया त्रिची एयरपोर्ट को, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में है त्रिची एयरपोर्ट। इसे ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा किन भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत, तो ये तीनों जो है दूसरे देश में क्या हुआ कि वहाँ पे शांति स्थापित करने में इन तीनों ने अपने प्राणों की बलि जो है दे दी। ठीक है, ये तीनों शहीद हो गए। तो इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र ने डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है कौन कौन सैनिक थे? तो ये आपके शिशुपाल सिंह, सावलाराम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली जो है इनका नाम था। ठीक है, तो इन्हें दिया गया डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला हमारा है कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल अभी कहाँ पे हुए थे? तो ये होते हैं आपके प्रत्येक वर्ष आपके ये फ्रांस में ही होते हैं। पहली बात तो याद रखना कि जो आपका कांस फिल्म फेस्टिवल है प्रत्येक वर्ष कहाँ पे होते हैं? फ्रांस में होते हैं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, एक तो आपका पाम डी और पुरस्कार है और एक आपका मानद पाम डी और पुरस्कार है जो आपके डायरेक्टर को दिया जाता है। तो जो आपका पाम डी और पुरस्कार है ये बेस्ट फिल्म का पुरस्कार होता है और ये दिया गया एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म को। ठीक है। और मानद पाम डी और पुरस्कार जो है ये आपके बेस्ट डायरेक्टर को दिया जाता है। तो ये दिया गया किसे? माइकल डगलस को जो है मानद पाम डी और पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये तीन पुरस्कार आप याद रखना। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 और किस क्रम का था? तो 76वां आपका कांस फिल्म फेस्टिवल था। प्रत्येक वर्ष कहाँ पे होता है? तो फ्रांस में होता है। अब हम लोग देखेंगे भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई हैं किस महीने में? तो मई महीने का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मई 2023 का करंट अफेयर्स है। तो भारत का जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है ये कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो पहला जो आपका केबल स्टे रेल ब्रिज है ये आपका बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में। और किसको किसको जोड़ेगा? तो कटरा को रियासी जो है क्षेत्र से जोड़ेगा। ठीक है, ये आपका भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट हमारा है विश्व की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर जो आपका ट्विन टनल है इसका निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये आपके मुंबई में निर्माण किया जा रहा है और ये भारत का पहला अंडर सी ट्विन टनल है। ठीक है, ट्विन मतलब आपके दो टनल्स हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा ये बनाया जाएगा आपके रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये आपके असम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स अगर बात की जाए तो ये आपके रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो पॉड टैक्सी परियोजना के बारे में काफ़ी दिनों से बात हो रही है और ये स्टार्ट किया जाएगा आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो आपके जेवर एयरपोर्ट से जो आपकी नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है उसको जोड़ेगा। ठीक है, तो पॉड टैक्सी परियोजना नोएडा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। चलने का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राइट टू वॉक जो है ये देने वाला जो पंजाब राज्य है ये भारत का पहला राज्य है जिसने जो है चलने का अधिकार, यानी कि जो आपके सड़क के बगल में जो फुटपाथ होता है वहाँ पे पैदल चलने का अधिकार होता है, तो वो देने वाला पहला राज्य बन गया कौन? पंजाब राज्य। ठीक है ना, ऑफिशियली जो है इसके लिए जो है उन्होंने पास किया होगा। अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत टेक डाटा केंद्र विजाग टेक पार्क इसका नाम है, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो विजाग आपके कहाँ पे है? तो विजाग आपके आंध्र प्रदेश में है। पहली बात ये याद रखना। तो आप जान जाएंगे कि विजाग टेक पार्क आपके आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और इसको बना कौन रहा है? तो अडानी जो ग्रुप है। ठीक है, अडानी, तो वही उनके द्वारा ही इसे बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जो आपके जो आपके एजुकेशन जो संस्थान है वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लाने वाला जो पहला राज्य है वो आपका कौन है? तो ये आपका केरल राज्य है। ठीक है ना, अभी तक ये आपके कंट्री लेवल पर थी, अब ये राज्य लेवल पर पहली बार इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ला रहा है। कौन सा राज्य? तो ये आपका केरल राज्य है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है?
तो सस्टेनेबल एयर एविएशन फ्यूल का उपयोग कौन करेगी, तो ये आपकी विस्तारा एयरलाइंस है, जिसके द्वारा पहली बार जो है सस्टेनेबल एयर एविएशन फ्यूल का उपयोग करके कमर्शियल उड़ान जो है भरी जा रही है। ठीक है। अगला हमारा है भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है जहां पर पढ़ने के लिए रीडिंग लाउंज बनाया गया है। तो पहली बार किसी एयरपोर्ट पे रीडिंग लाउंज बनाया गया और वो कौन सा एयरपोर्ट है, तो ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है, तो ये आपके वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो जो आपके SDG गोल्स हैं, ठीक है ना, उनमें कितनी प्रगति हुई है उसको कौन मापेगा, कौन सा शहर, तो ये आपके भोपाल शहर के द्वारा मापा जाएगा। ये आपका भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो जो आपके मनरेगा के श्रमिक हैं, ठीक है, इनके लिए कल्याण कोष कौन गठित करेगा, तो केरल राज्य के द्वारा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो मनरेगा जो है आपको बताना है कि मनरेगा का नाम नरेगा से मनरेगा कब हुआ। ठीक है ना, तो ये आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नरेगा से मनरेगा जो है इसका नाम कब हुआ। हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़, जिसको जो है ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री कहा जाता है, यानी कि महान दादाजी पेड़ आप हिंदी में कह सकते हो, जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, ये कहाँ पे स्थित है, तो दुनिया का जो सबसे पुराना पेड़ है ये 5000 साल पुराना है, जिसको ग्रेट ग्रैंड ट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपके चिली में है। ठीक है ना, चिली देश में स्थित है। देश के सबसे लंबे 570 मीटर स्काई वॉक पुल को कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका 570 मीटर का एक स्काई वॉक पुल है, जिसे बनाया गया है कहाँ पे, तो ये बनाया गया है आपके तमिलनाडु में। ठीक है ना, ये देश का सबसे लंबा जो है स्काई वॉक पुल है। अगला हमारा है हाल ही में हरी बुधमागर, ये एक नाम है, ठीक है ना, जो कि दोनों कृत्रिम पैरों से, यानी कि दोनों पैर कट गए हैं, जो दोनों पैर जो हैं इनके कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये इनके दोनों पैर आर्टिफिशियल, उसके बावजूद भी ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी एवरेस्ट है उसको फतह करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए, जो कि दोनों जो है आपके आर्टिफिशियल पैरों से एवरेस्ट को फतह किया हो। इनका नाम क्या है, तो हरी बुधमागर, और ये किस देश के हैं, तो ये आपके नेपाल देश के ही हैं। ठीक है ना, तो एवरेस्ट जो है इन्होंने अभी फतह किया है। भारत का पहला ई शासित राज्य कौन बन गया है, तो ई शासित राज्य जो बन गया है वो आपका केरल राज्य बन गया है। तो ई गवर्नेंस आपका स्टेट के लिए इसने कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया, तो ये ई सेवनम नाम का एक पोर्टल प्रारंभ किया है केरल राज्य ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही भारत का पहला ई शासित राज्य कौन बन गया, तो वो बन गया आपका केरल राज्य। दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है, तो दुनिया के सबसे लंबे गीत का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये आपके श्री रामचरितमानस गीत ने जो है इसको रिकॉर्ड को स्थापित किया है। और इसके गीतकार कौन है, तो गीतकार हैं डॉक्टर जगदीश पिल्लई। ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ दुनिया के सबसे लंबे गीत के रूप में। ठीक है, कौन सा, श्री रामचरितमानस। ठीक है, ई रूपी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है, तो ई रूपी जो आपका अभी जारी किया गया था कुछ दिनों पहले, जिसको CBDC भी कहा जाता है, इसका उपयोग करने वाला जो पहला नगर निगम बन गया वो बन गया आपका पटना नगर निगम। ठीक है, तो बिहार का पटना नगर निगम पहला जो है बन गया जो कि ई रूपी का उपयोग करेगा। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल के बारे में, कौन कौन से ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं आपके मई महीने में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए CU चयन पोर्टल, तो CU चयन पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपके UGC जो संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो आपकी नियुक्तियां हैं उनको बढ़ावा देना। CU चयन पोर्टल इसका नाम है। अगला हमारा है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया, तो कुछ दिनों पहले आपको पता है कि लाइफ मिशन का प्रारंभ किया गया था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है किसने, और जो आपके एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने प्रारंभ किया था लाइफ मिशन, और इसी के तहत मेरी लाइफ नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डाटा पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया, तो हिम डाटा पोर्टल ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है ना, जो आपके उस राज्य की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं
उनका वितरण सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जिसको ज़रूरी है उसके पास वो पहुंच सके, वो आपकी कल्याणकारी योजना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्साह पोर्टल और आपके पीओपी पोर्टल ये लॉन्च किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। अभी आपने देखा था कि सीयू चयन नाम का एक पोर्टल भी इसने ही प्रारंभ किया था, ताकि विश्वविद्यालय जो हैं, जो आपके कॉलेज हैं, उनमें जो है नियुक्तियां बढ़ सकें। ठीक है, तो अब ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह और पीओपी पोर्टल भी इसी ने प्रारंभ किया, यूजीसी ने। केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये आपका संचार साथी पोर्टल है। इम्पोर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रखना। ठीक है ना, ये क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है आपका संचार साथी पोर्टल। अगर आपका मोबाइल खो गया तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करके अपने मोबाइल को बंद कर सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं। ओके। चिट फंड कारोबार का बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए ई चिट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चिट फंड कारोबार जो है उसका नियमन सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ई चिट्स ऐप जो है लॉन्च किया है, ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रह सके। ठीक है ना, उसको लेके कोई भाग ना सके, कोई भी चिट फंड कंपनी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा ये पोर्टल स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है विज्ञान वैभव पोर्टल। तो ठीक है ना, तो विज्ञान वैभव पोर्टल पे जो आपके भारत के जाने माने वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जो है आम लोगों से रूबरू कराया जाएगा, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जिसका नाम है जुगलबंदी। ठीक है ना, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आर्टिफिशियल चैटबॉट है जुगलबंदी। इसे प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट होगा आपका, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखना है जुगलबंदी किसने बनाया है? तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी जो है, यानी कि कई भाषाओं में ये जो है ये आपके जवाब दे सकता है। ये आपका एआई चैटबॉट है, नाम है जुगलबंदी। ओके, अब हम लोग देखेंगे मई महीने में इम्पोर्टेंट जो आपके खेल संबंधित करंट अफेयर्स हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को। पहला हमारा है अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स में स्वर्ण पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जो जीता है? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण जीता गया, किसके द्वारा? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जो है इसे जीता है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो ये हो रहा था आपके अस्ताना कजाकिस्तान में। ओके, अगला हमारा है इंग्लैंड में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है आपके लूका ब्रेसिल ने। ठीक है, तो लूका ब्रेसिल ने जीता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग जो है अभी हो रही थी, जिसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने, याद रखना। ठीक है, मैग्नस कार्लसन को अपदस्थ करके कौन विश्व शतरंज चैंपियन बन गया है? तो मैग्नस कार्लसन, अब तक आप लोग को पता था कि ये नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन थे, जो पूरे वर्ल्ड में जो है क्या थे, मतलब कि विश्व चैंपियन थे आपके शतरंज खेल में। अब विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन जीत गया है, कौन बन गया है सबसे बड़ा विश्व शतरंज चैंपियन? तो ये हैं आपके डिंग लीरेन, जो कि किस देश के हैं? तो ये आपके चीन देश के हैं डिंग लीरेन। ठीक है, जो वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। अब मैग्नस कार्लसन आपके विश्व शतरंज चैंपियन नहीं है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 3 पदक जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहे थे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, जिसमें अंकिता श्रीवास्तव जो कि मध्य प्रदेश राज्य की हैं, इन्होंने अभी हाल ही में क्या जीत लिया? 3 पदक जो है जीत लिए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में। नेक्स्ट हमारा है मैड्रिड ओपन 2023। तो मैड्रिड ओपन, मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन में है। तो मैड्रिड ओपन 2023 जो है इसमें पुरुष एकल वर्ग में जीता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के ही हैं। ठीक है, और महिला एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है आर्यन सबालेंका ने, जो कि किस देश की हैं? तो ये आपके बेलारूस की हैं आर्यन सबालेंका। ठीक है ना, इन्होंने जीत लिया है ये खिताब। नेक्स्ट हमारा है ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो जो आपकी पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है, इसमें भारत जो है
चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है ना। आयोजित कहाँ पे हुई थी, तो ये ताशकंद में आयोजित की गई थी। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत पदक तालिका में 4th स्थान पे था। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं आपके वुपल्ला प्रणीत, जो कि किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। वुपल्ला प्रणीत ये भारत के जो है 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है बाकू अजरबैजान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा, तो भारत पदक तालिका में जो है दूसरे स्थान पे रहा, जबकि पहले स्थान पे कौन रहा, तो पहले स्थान पे आपका शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पे चीन रहा है। ठीक है। और ये आप याद रखना कि जो आपका 10 मीटर एयर पिस्टल है, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह और दिव्या। ये आपकी इनकी युगल जोड़ी ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है। और पूरे जो है प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पे रहा, पहले स्थान पे आपका चाइना रहा विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट हमारा है सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में ICC द्वारा गठित समिति ने किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया, तो सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में बन रही है कोई समिति और सॉफ्ट सिग्नल जो प्रथा थी इसको समाप्त किया गया है किस खेल में, तो क्रिकेट खेल में समाप्त किया गया है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दक्षिण एशियाई यानी कि जो आपके दक्षिण एशिया के देश हैं इनका जो आपका युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ये आप याद रखेंगे, ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना। इंडिया में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। इसमें कुल 6 जो है दक्षिण एशियाई देशों ने भाग लिया था और भारत ने इसमें कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 16 स्वर्ण पदक जीते थे दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में। इंपॉर्टेंट आपका यही है कि कहाँ पे आयोजन हुआ, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है किसने, पुरुष एकल जीता है आपके डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि किस देश के हैं, तो ये आपके रूस देश के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल का खिताब इटालियन ओपन किसने जीत लिया, तो ये जीता है एलिना रिबाकीना ने, जो कि कहाँ की हैं, तो ये आपके कजाकिस्तान की हैं एलिना रिबाकीना। ठीक है। तो पुरुष एकल डेनियल मेदवेदेव और महिला एकल एलिना रिबाकीना ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है आपका नीरज चोपड़ा। पूरे वर्ल्ड में जो है एथलेटिक्स जो आपका भाला फेंक चैंपियनशिप होती है उसकी रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपके भारत के नीरज चोपड़ा को रखा गया है। ठीक है। चीन में आयोजित 18वें सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन सा देश रहा, तो चीन में जो आयोजित होता है, चीन में आयोजित हुआ इस बार सुदीरमन कप, और ये किस चीज़ का जो आपका कप होता है, तो याद रखना बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट होता है और इसमें विजेता देश आपका चीन रहा है। और हराया किसको, तो दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है सुदीरमन कप किसने, चीन ने। ठीक है। कुआलालंपुर में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो कुआलालंपुर में ये आयोजित किया गया था BWF वर्ल्ड टूर मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट, और इसे जीता है किसने, तो इसे जीता है आर प्रणय ने। ठीक है। तो आर प्रणय ने ये खेल जीत लिया है मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट। ठीक है। आर प्रणय आपके भारत के हैं इसलिए आप ध्यान रखना। अब देखेंगे हम लोग आपका IPL कंप्लीट हुआ है, तो IPL से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो IPL जो है इसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर था वो कौन था, वो था आपका टाटा, और इसका 16th जो है संस्करण था इस बार, तो 16th टाटा IPL था 2023 में, जिसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया और कुल मैच कितने हुए थे, तो 74 मैच हुए थे। कुल 74 मैच हुए 10 टीमों के बीच में फाइनल को लेकर। विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा आपका चेन्नई सुपर किंग्स, और किसको हराया इसने, तो गुजरात टाइटंस को हराया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एम एस धोनी और आपके गुजरात टाइटंस के कौन से, तो ये आपके हार्दिक पांड्या थे। ऑरेंज कैप किससे मिला, तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला, जो कि आपके गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। इन्होंने 890 रन बनाए हैं। और पर्पल कैप किसे मिला, तो पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है। ये भी आपके गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कितने विकेट लिए थे, तो 28 विकेट इन्होंने लिए थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन बने, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न थे आपके यशस्वी जायसवाल। ठीक है। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न यशस्वी जायसवाल को चुना गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, किससे संबंधित, खेल से संबंधित। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मई महीने में जो आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन हुए हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में। पहला हमारा है 12 वर्ष के अंतराल के बाद
तमिल समुदाय के द्वारा गंगा पुष्करालु कुंभ, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गंगा पुष्करालु कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में किया गया। और किस समुदाय ने किया है? तो तमिल समुदाय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो गंगा पुष्करालु कुंभ तमिल समुदाय इसका आयोजन करता है। कहाँ पे आयोजन होता है? तो ये होता है आपके वाराणसी में। 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अरेबियन ट्रैवल मार्केट इसका आयोजन किया गया आपके दुबई, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया, अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो शंघाई सहयोग संगठन के जो आपके विदेश मंत्री हैं, इनकी बैठक का आयोजन किया गया आपके कहाँ पे? तो ये आपका हुआ है गोवा में, क्योंकि आपको पता है कि शंघाई सहयोग संगठन में 2023 की बैठक कौन कर रहा है? तो वो आपका इंडिया कर रहा है। तो इसकी अलग अलग बैठक अलग अलग शहरों में होती है। तो अभी विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो आपके कहाँ पे हुई? तो वो आपके गोवा में आयोजित की गई है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्ड आर्ब का संबंध किससे है? तो जो आपका ऑपरेशन गोल्ड आर्ब था, इसका संबंध था आपके जो ब्रिटेन का सम्राट बने हैं आपके किंग चार्ल्स, इनकी जो ताजपोशी की गई, उसका जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। ओके। जर्मनी में आयोजित पिट्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो जो आपका ये आयोजित तो हुआ था जर्मनी में, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कौन सा संवाद था आपका? पिट्सबर्ग जलवायु संवाद था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है आपके दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह आधारित है। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 42वां जो आपका आसियान शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है आपके इंडोनेशिया में। और आपको पता होना चाहिए कि आसियान जो आपका जो संस्था है, इसका जो है भारत सदस्य नहीं है। ठीक है ना। तो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है इस वर्ष हुआ 2023 में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। थीम क्या थी? तो थीम थी आपका आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ओके। 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो जो आपका 6वां इस वर्ष हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, इंडियन ओशियन समिट जो है, इसका आयोजन, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है आपके ढाका, बांग्लादेश में। इसकी मेज़बानी की गई है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन के एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो शंघाई सहयोग संगठन का कोई भी बैठक होगा तो वो आपके भारत में ही होगा, तो भारत के अलग अलग शहरों में। तो जो आपका स्टार्टअप फोरम 2023 हुआ, इसका आयोजन हुआ है आपके नई दिल्ली में। अभी आपने देखा था विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो वो आपके गोवा में हुई थी। ठीक है, तो स्टार्टअप फोरम कहाँ पे हुआ? तो ये आपके नई दिल्ली में हुआ है। अगला हमारा है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ब्रसेल्स में इसका आयोजन किया गया। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य में जो बैठक हुई है। क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो जो आपके क्वाड संगठन है, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसके जो आपके वरिष्ठ सैन्य कमांडर हैं, इनकी पहली बैठक हुई है कैलिफोर्निया, यूएसए यानी कि अमेरिका में। ओके। 19 से 21 मई 2023 तक 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 49वां जो आपका G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो हिरोशिमा, जापान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। इसमें आपके ग्रोइंग 7 कंट्रीज जो है इसकी पार्ट हैं। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा, जापान में हुआ है इस वर्ष 2023 में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन, यानी कि जो आपका फिपिक सम्मेलन आप शॉर्ट में बोल सकते हो, इसमें भाग लिया? तो ये आपके पापुआ न्यू गिनी आपके गए थे, आपके भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो आपको पता होगा। तो इसमें जो है यहाँ पे जो आपका ये आपका फिपिक सम्मेलन था, इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए गए थे। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार 18th G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया? तो G20 का भी जो अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वो आपका इंडिया ही कर रहा है इस वर्ष 2023 में। तो इसकी भी बैठक अलग अलग शहरों में हो रही है। तो जो आपका पर्यटन से संबंधित जो आपकी बैठक हुई है G20 की, वो कहाँ पे हुई? तो वो आपके
जम्मू कश्मीर में हुई है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक हुई है, ये आप ध्यान रखना। मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपके जापान में। ठीक है, तो जापान में जो है क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हुआ कहाँ पे? तो ये आपके जापान में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का जो आपका कोपोल्को सम्मेलन हुआ है, इसका मेज़बान देश भारत है। और इसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला हमारा है केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो कोयला और खान मंत्रालय ने खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ है, पहली बार हुआ है ये आप ध्यान रखनी। अब हम लोग देखेंगे जो आपके नए इनाग्रेशंस हुए हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण उद्घाटन हुए हैं, ठीक है, मई महीने में, उससे संबंधित प्रश्नों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के पहले हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो इसका जो है काफ़ी दिनों पहले इसकी घोषणा हुई थी, हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। अब इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो याद रखना, ये आपका भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर है और इसे स्थापित किया गया कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना इसे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ पर एकथा हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किया गया? तो इसका नाम है एकथा। ठीक है, एकथा हार्बर। तो ये बंदरगाह है आपका कहाँ का? मालदीव का। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन नहीं किया, शिलान्यास किया। शिलान्यास का मतलब होता है अभी वो बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नहीं कि नींव जो आपकी रखी जाती है उससे शिलान्यास कहते हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए आपका दावकी भूमि बंदरगाह है और इसका उद्घाटन किया गया जयंतिया ज़िला, मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए दावकी भूमि बंदरगाह कहाँ पे? जयंतिया ज़िला, मेघालय में। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का उद्घाटन हुआ है आपके हैदराबाद, तेलंगाना में। कोई चीज़ जब आपकी बन के तैयार हो जाती है तो उसका उद्घाटन किया जाता है, जब वो बनना स्टार्ट होती है तो उसका शिलान्यास किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद, तेलंगाना में। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सी पेस को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है? तो सी पेस जो है प्रारंभ किया गया कारपोरेट मंत्रालय के द्वारा। तो इसका उद्देश्य है जो आपकी निष्क्रिय कंपनियां हैं उनको बंद करना, यानी कि जो कंपनियां अभी काम नहीं कर रही हैं उनको जो है एकदम से क्लोज कर देना, इसका उद्देश्य है सी पेस का। हाल ही में संक्रामक बीमारियों का पता लगाना तथा उसके उपचार के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, कौन सा है? इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क। ठीक है, जो आपकी संक्रामक बीमारियां हैं उनका पता लगाना और उनका उपचार करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ पर आधारशिला रखी? तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस ये आपका कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपके द्वारका, गुजरात में। ठीक है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो सतत भूमि प्रबंधन के लिए जो आपका एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा कहाँ पे? तो ये बनाया जाएगा आपके देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है ना, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट के लिए जो आपका एक्सीलेंस सेंटर होगा वो आपके कहाँ पे बनेगा? तो वो बनेगा देहरादून, उत्तराखंड में। देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पर किया गया? तो जो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है ये कहाँ पे बनाया गया? तो ये आपका इसका उद्घाटन किया गया रांची, झारखंड में। उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको पता है कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और उस दिन किसकी जयंती थी? तो जयंती थी आपकी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आप वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो है
इनके जन्मदिवस पे किया गया 28 मई 2023 को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आपका महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जो आपके मई महीने में हुए हैं भारत और दूसरे देशों के बीच में। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट ज़ीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो भारत ने इसके नेट ज़ीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करने के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। भारत और ब्रिटेन मिलकर के जो है नेट ज़ीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेंगे। नवाचार मतलब आपका इनोवेशन होता है। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ये दो संस्थाएं, इन्होंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए पहले तो आपका चुटका मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा और एक आपका माही राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र चुटका मध्य प्रदेश और माही राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। कौन कौन स्थापित करेगा मिलकर? तो एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने इसको स्थापित करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में अरब लीग में किस देश की सदस्यता पुनः बहाल करने पर सहमति हुई है? तो अरब लीग में जो आपकी सीरिया देश है, इसकी सदस्यता को फिर से बहाल किया जाएगा। पहले जो है अरब लीग में सीरिया देश शामिल था, फिर इसे बाहर कर दिया गया था। अब इसे फिर से जो है शामिल करने पर सहमति प्रदान की गई है अरब लीग में। ठीक है, सीरिया देश। एप्पल आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जो आपका आईफोन 15 होगा, इसका निर्माण जो है भारत में किया जाएगा और टाटा ग्रुप जो है इसके निर्माण में एप्पल का सहयोग करेगी। ठीक है। जोमाटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो जोमाटो ने अपना यूपीआई सर्विस लॉन्च किया किसके साथ मिलकर? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के जोमाटो ने अपना जो है क्या लॉन्च किया है? यूपीआई सर्विस लॉन्च किया। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत और इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इजराइल जो है आपके वाटर जो मैनेजमेंट है इसमें जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर के जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की बात की है और ये स्थापित किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। ठीक है, तो भारत और इजराइल इसमें साझेदार होंगे, जल प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना करेंगे। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। अब हम लोग देखेंगे डिफेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो आपके मई महीने से संबंधित हैं। पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आसियान और भारत, तो आसियान अभी आपने देखा था, आसियान में जो है कितने देश शामिल थे? तो देश शायद 10 या 11 शामिल हो गए हैं। ठीक है, 10+1, और इसमें जो है भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इसके और भारत के मध्य में संयुक्त समुद्री अभ्यास हुआ है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, ये आपके सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली ने जो है इस अभ्यास में भाग लिया है। तो ये दोनों आपके इंडियन नेवल शिप हैं, सतपुड़ा और दिल्ली इनका नाम है। तो भारत आसियान की संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो सिंगापुर में किया गया है। भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। किसने किया है? तो भारतीय थल सेना ने किया बुलंद भारत का अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। मई 2023 में भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्त अभ्यास या जो आपका कॉरपैट होता है इसके 35वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो भारत और थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, इन सब के बीच में कॉरपैट का आयोजन होता है। अभी मई में जो है भारत ने थाईलैंड के साथ जो है 35वां कॉरपैट अभ्यास किया है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति, तो आपको पता है कि समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य में ही होता है और इस वर्ष जो आपका समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन भी इंडोनेशिया देश में ही किया गया है। ठीक है ना। भारतीय सेना और आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? तो जल राहत नाम का अभ्यास जो है ये आपके असम की मानस नदी में किया गया है। भारतीय सेना और जो आपके आपदा मोचन बल हैं इनके द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि असम में जो है आती है बाढ़, ठीक है ना, उससे बचने के लिए आपका जल राहत अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, भारतीय सेना और आपदा मोचन बलों के मध्य में असम की मानस नदी में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया है? तो अल मोहद अल हिंदी ये आपके भारत और सऊदी अरब के बीच में जो है नौसैनिक अभ्यास है। याद रखना, भारत और सऊदी अरब के बीच में नौसैनिक अभ्यास है
यानी कि आपका नेवल अभ्यास है, आपका नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मई 2023 में किन देशों के मध्य में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम रखा गया टाइगर शार्क 40 का आयोजन किया गया। तो टाइगर शार्क जो है बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य में होता है। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो इससे संबंधित करंट अफेयर्स भी हमें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो टाइगर शार्क 40 ये बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य में हुआ है। भारतीय सेना की सप्तशती कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया। तो सुदर्शन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपके कहाँ पे, तो ये हुआ राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में सुदर्शन शक्ति का अभ्यास किया गया है, किसके द्वारा, भारतीय सेना की सप्तशती कमांड के द्वारा। तो ये हमारे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को, जो आपके मई महीने के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के। अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो स्टारबेरी सेंसर ये आपके इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये क्या करेगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में जो आपके स्टार्स हैं यानी कि तारे हैं उनकी सटीक स्थिति बताएगा आपका स्टारबेरी सेंसर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टारबेरी सेंसर करेगा क्या, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो ने अभी हाल ही में स्टारबेरी सेंसर भेजा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो आपके स्टार्स यानी कि तारे हैं उनकी सटीक स्थिति बताने के लिए स्टारबेरी सेंसर को भेजा गया है, ठीक है। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है हेवन 1, इसको लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। तो वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, ये आपका वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, नाम होगा हेवन 1। और इसे जो है कौन लॉन्च करेगा, तो लॉन्च किया जाएगा इसे नासा के द्वारा। नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया। तो याद रखना नासा ने लॉन्च किया है सुपर प्रेशर बैलून। क्यों लॉन्च किया, जो आपकी अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणें हैं उनका पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। नासा के द्वारा मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया। तो ये एक आपका AX2 मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि मानव स्टेम सेल जो और कैंसर संबंधी जो अध्ययन है वो करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, नाम है AX2 मिशन। चैट GPT आपको पता है कि ये ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चैट GPT बनाया गया है, और इससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो है, इसे कंपटीशन करने के लिए गीगा चैट किसने बनाया। तो गीगा चैट बनाया है किसने, रूस ने। और गूगल ने क्या बनाया, तो गूगल ने आपके बार्ड बनाया है, ठीक है ना। गूगल ने बार्ड बनाया और रूस ने गीगा चैट बनाया है। जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपका जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है टोपाज, और इसे बनाया है किसने, तो ये लॉन्च किया गया है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। इन्फोसिस आपके इंडिया की ही कंपनी है। 29 मई 2023 को इसरो ने GSLV F12 रॉकेट द्वारा किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो आपको पता है कि कुछ सालों पहले आपका नाविक भेजा गया था, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम नाविक भेजा गया था। अभी जो भेजा गया है वो आपका अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है NVS-01, ठीक है ना। और इसे किस रॉकेट से भेजा गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो GSLV F12 रॉकेट से भेजा गया, इसरो ने भेजा है, ठीक है ना। तो ये आपका NVS-01 है, ये आपके नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का जो है पहला उपग्रह है, यानी कि सेकंड जनरेशन का जो है क्या है, पहला उपग्रह है नेविगेशन से संबंधित। पहला जो गया था वो कौन सा था, वो था आपका नाविक था। अब हम लोग कुछ विविध समसामयिकी करेंगे, यानी कि कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके मई महीने के हैं, ठीक। तो पहला हमारा क्या है, मई 2023 में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 उपग्रहों के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है किसे घोषित किया। तो अब जो है शनि जो आपका ग्रह है, यानी कि सैटर्न जो आपका ग्रह है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। और कितने उपग्रह इसके हो गए हैं, तो 145 उपग्रह हो गए हैं, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आपका आया था किसका, बृहस्पति का 92 उपग्रह हो गया है, लेकिन अब जो है इसके कुछ और उपग्रह खोजे गए किसके, शनि के। और वर्तमान में जो है शनि के 145 उपग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो ये आपके शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं मई 2023 में, ये आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये आपका बीज उत्सव है जिसका नाम क्या है, तो बिहान मेला है,
तो बिहान मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपके ओडिशा राज्य में। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मोचा का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो जो आपका चक्रवात मोचा है स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो मोचा से आपका कौन सा देश प्रभावित हुआ है ये आपको बताना है, और उस देश की सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। इन दो क्वेश्चंस का नाम आपको दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चक्रवात मोचा जो था इसका नाम दिया था यमन ने, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जो है ये आपका चक्रवात आया है। हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन की उपस्थिति किस महासागर में दर्ज की गई? तो इसके साथ ही एक और चक्रवात जिसका नाम है फेबियन, इसकी उपस्थिति दर्ज की गई कहाँ पे? तो हिंद महासागर में फेबियन चक्रवात आया है। श्रेणी 3 का चक्रवात है ये। कुकी मेइती समुदाय के मध्य संघर्ष किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो अभी आपको पता था कि ये आपका सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो गया था कुकी समुदाय और मेइती समुदाय के बीच में, और ये कहाँ पे? मणिपुर में जो है आपने देखा होगा कई जगहों पे आग लगा दी गई थी, ठीक है ना। लोग वहाँ पे पलायन कर रहे थे, तो ये आपके कहाँ पे हुआ था? कुकी मेइती समुदाय के बीच में ये संघर्ष था मणिपुर राज्य में। मई 2023 में देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार की खोज कहाँ पर की गई? तो लिथियम के भंडार की जो खोज है ये की गई आपके रैवत पहाड़ी डेगाना नागौर जिला राजस्थान में, ठीक है। तो रैवत पहाड़ी में डेगाना जगह का नाम है, जिला कौन सा है? नागौर, और राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो यहाँ पे जो है अभी हाल ही में लिथियम के भंडार की खोज की गई। कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार खोजे गए। अब जो है आपके राजस्थान के रैवत पहाड़ी में भी नागौर ज़िले में जो है लिथियम के भंडार खोज लिए गए हैं, ठीक है। और वो आपके जम्मू कश्मीर से ज़्यादा जो है बड़ा भंडार है यहाँ पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मुंबई में विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस का लेखक कौन है? तो निर्मला सीतारमण ने जो है रिफ्लेक्शंस नाम की पुस्तक का विमोचन किया था, और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नारायणन वाघुल के द्वारा, ठीक है। नारायणन वाघुल ने ये पुस्तक लिखी है, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक। सेंट्रल डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो ई रुपये को स्वीकार करने वाला जो पहला नगर निगम कौन सा था? अभी आपको पढ़ाया गया था, तो आप कमेंट करके बताना कि पहला नगर निगम कौन सा था जिसने ई रुपये को स्वीकार किया। अब ई रुपये को किस बीमा कंपनी ने पहली बार स्वीकार किया है? तो जो आपकी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपके ई रुपये को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया? तो आईसीसी का जो ग्लोबल स्पॉन्सर है वो कौन घोषित किया गया? तो वो है आपका मास्टर कार्ड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो बांद्रा वर्सोवा जो आपका समुद्री मार्ग था, अब इसका नाम जो है वीर दामोदर सावरकर के नाम पे जो है किया जाएगा। ये आपका वीर सावरकर समुद्री मार्ग होगा, ठीक है ना। तो ये आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी आपके वर्तमान में शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो 100% कवरेज यानी कि 100% लोगों का जो है जनधन योजना किसने खुलवा दिया है? तो ये खुलवा दिया है तेलंगाना राज्य ने। एपीडा संस्था के द्वारा किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो याद रखना जैविक प्रमाण पत्र दिया गया किसे किसे? अराकू वैली कॉफ़ी को, और जो आपकी काली मिर्च है, ठीक है ना, ये आपके कहाँ पे है? ये आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे जो है अभी हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो चीता परियोजना की देखरेख के लिए जो है राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, ठीक है। और ये जो है किसने बनाई? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने ये आपकी समिति बनाई है। COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया है? तो COP27 आपको पता है कि कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके मिस्र में, ठीक है ना। मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। अब COP28 का आयोजन किया जाएगा आगे अगले साल। इस वर्ष जो है COP28 का आयोजन किया जाएगा, और इसकी सलाहकार समिति में जो भारतीय शामिल हुए हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। तो इन दोनों को जो है शामिल किया गया है COP28 की सलाहकार समिति में। हाल ही में दिवंगत हुए CSIR वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से था?
तो CSIR के वैज्ञानिक थे जो है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, ये आपके केरल राज्य से संबंधित है और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो अब जो है आपका जो आपको कुछ समय का समय मिलता था कि आप कुछ समय तक साथ रहिए, हो सकता है आपका सुलह हो जाए, इस तरह की चीज़ें ना करके आप तुरंत जो है आपका डाइवोर्स ले सकते हैं। और ये अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला दिया गया है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये आपके शशि शेखर वेम्पति जो हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने जो मन की बात में जितने भी भाषण दिए हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है, किसमें? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो ये आपका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। और ये लिखा किसने है? तो ये लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। ओके, अगला हमारा है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? तो यूरोप को आपके रिफाइंड ईंधन यानी कि जो आपके रूस है वहाँ से ईंधन मंगाता है, उसको रिफाइन करके यूरोप में भेजता है कौन? तो ये आपका भारत देश है। ठीक है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया? तो ये व्यक्त किया गया है, नीति आयोग ने 6.5% किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर का जो है कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो वो किया है आपके 6.7%। ठीक है ना, तो ये आपके अनुमान है, नीति आयोग ने 6.5% व्यक्त किया और आपके संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6.7% का जो है अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है ये इन्होंने अनुमानित की है। ठीक है ना। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 वर्ष की उम्र में कहाँ पर निधन हो गया? तो ये आपके महात्मा गांधी के पोते थे, नाम था अरुण गांधी, और महाराष्ट्र में इनका हाल ही में निधन हो गया। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेड इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है अमिताभ कांत ने। आपको पता है अमिताभ कांत कौन थे? तो ये आपके नीति आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना। अगला हमारा है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लॉयन भेजा गया? तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है ये भारत और म्यांमार के बीच में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच में कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? तो INS मगर जो है अभी हाल ही में ये सेवा मुक्त किया गया। ठीक है, 36 साल बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है INS मगर को। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रायसीना हिल्स पे आपको पता है कि जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पे? रायसीना हिल्स पे ही है। तो द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक लिखी है किसने? तो कस्तूरी रे ने ये पुस्तक लिखी है। कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो टैगिन भाषा ये किस राज्य से संबंधित है? तो टैगिन भाषा आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अभी आपको किरण रिजिजू से संबंधित एक करंट अफेयर्स बताया गया था। इन्हें कानून मंत्री से हटा करके कौन से मंत्री का पद दिया गया है, कौन से मंत्रालय का जो है मंत्री बनाया गया है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ओके, विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनेलम चेनमो महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो मोनेलम चेनमो महोत्सव ये किस राज्य का महोत्सव है? तो ये आपके लद्दाख राज्य का महोत्सव है, मोनेलम चेनमो महोत्सव। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अब नहीं रही है, कौन सी? मंकी पॉक्स और कोविड-19, इनका इलाज जो है अब संभव है। ठीक है ना, तो इसे अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है किसने? WHO ने। ओके, सॉरी। DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपके दिल्ली की सरकार है वो चुनी हुई सरकार है, तो वहाँ के अधिकतम फैसले वही लेगी। ठीक है ना, वहाँ के LG नहीं लेंगे। तो ये फैसला जो है इसने किस अनुच्छेद के तहत दिया है? तो अनुच्छेद 239AA के तहत ये फैसला सुनाया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने।
30 मई 2023 में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है किसके द्वारा? तो पुर्तगाल के द्वारा जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है मई 2023 में। किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान किया है? तो बिंदीदार भूमि क्या होती है? तो बिंदीदार भूमि जो आपके अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ों के पास भूमि थी, जो वर्तमान में जो है उस पर कुछ किसान जो है खेती कर रहे थे। अब ऐसा कर दिया गया है कि जो किसान जिस भूमि पर खेती कर रहा था वो भूमि जो है उसे ही मिल जाएगी। और ऐसा किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। ओके। भारत के किस झील में एलिगेटर गार मछली की खोज की गई है? तो जो आपके जम्मू कश्मीर की डल झील है इसमें एलिगेटर गार मछली खोजी गई है। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित की गई द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड इम्पोर्टेंट लेखक हैं। इनकी पुस्तक का नाम आप हमेशा याद रखा कीजिए। तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। भारत में जूनोटिक रोगों के नियंत्रण के लिए $82 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया है? तो जूनोटिक रोग कौन होते हैं? जो आपके जानवरों से इंसानों में फैलते हैं उन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है। इस पर नियंत्रण करने के लिए $82 मिलियन दिए हैं किसने? विश्व बैंक ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किससे द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके किस, यहाँ पे किस से नहीं होगा, किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? तो ये आपके पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन थे, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जेम्स मेरापे, जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के जो है पाँव छुए थे। ठीक है ना, नाम याद रखना क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। जेम्स मेरापे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशन्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पार्टीशन्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं आपके राम माधव। ठीक है ना, इसका विमोचन किसने किया? तो जो आपके असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने इसका विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो जो आपका सिडनी शहर का हैरिस पार्क था, ठीक है ना, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो है हैरिस पार्क में 46% जो है आपके क्या रहते हैं? तो आपके इंडियंस ही रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। अमेरिका ने किस कंपनी की कोविड के उपचार के लिए एंटीवायरल पिल, यानी कि जो आपका दवा होती है, ठीक है ना, उसको जो है जिसका नाम रखा गया है पैक्सलोविड, इसको मंजूरी दी है। तो ये आपकी फाइजर कंपनी ने आपका पिल बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मंजूरी दी गई अमेरिका के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थ पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो मादक पेय पदार्थ यानी कि जो आपके दारू शराब होती है, इन पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग की जाएगी कि आप अगर दारू पियोगे तो आपका लीवर ख़राब होगा, ये ख़राब होगा, वो ख़राब होगा। तो ये सब करने वाला जो है जो देश बन गया है दुनिया का पहला देश, वो बन गया है आपका आयरलैंड। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो कामी रीता शेरपा जो है ये 28 बार जो है आपके कहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। तो ये आप नाम याद रखना, कामी रीता शेरपा। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कहाँ किया है? तो पूर्वोत्तर भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो आपके गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। ठीक है ना, और आपका न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पे है? तो ये आपके वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुवाहाटी में इसका प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा है रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिंग साइड जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्डा। तो विजय दर्डा जो है ये आपके रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स किस महीने के? मई महीने के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।